तो चलिए आज एक ऐसी बिजनेस स्ट्रैटेजी की परतें खोलते हैं जो है तो 150 साल पुरानी, लेकिन आज भी हमारी डिजिटल दुनिया पर एक साए की तरह छाई हुई है। ये वो ब्लूप्रिंट है, वो नक्शा जिसका इस्तेमाल करके आज की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारी जिंदगी के हर पहलू में घुस चुके हैं। जरा सोचिए, जिस कंपनी का आप सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, उसी के ऐप से किराना मंगवाते हैं, उसी के प्लेटफॉर्म पर फिल्में देखते हैं और उसी के पेमेंट सिस्टम से पैसे भी देते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोचा समझा डिजाइन है। तो चलिए इस डिजाइन के मास्टरमाइंड से मिलते हैं। ये लाइन सुनने में थोड़ी छुपती है ना, लेकिन आज की हमारे पूरी बातचीत का यही सार है। इसे सिर्फ एक कोट की तरह मत देखिए, इसे एक चश्मे की तरह देखिए जिससे हम आगे की पूरी कहानी को समझेंगे। इस बात को मन में रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसका मतलब और भी गहरा और शायद ज्यादा परेशान करने वाला होता जाएगा। क्या हम सच में अपनी मर्जी से चीजें चुन रहे हैं, या हमारे चुनाव पहले से ही किसी और के बनाए हुए सिस्टम का हिस्सा है? आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां हमारी लगभग हर जरूरत एक ही ब्रांड के नीचे पूरी हो जाती है। सुबह की न्यूज़ से लेकर ऑफिस की कैब तक, दोस्तों से बात करने से लेकर रात की मूवी तक, सब कुछ एक ही बड़े इकोसिस्टम में हो रहा है। और ये दुनिया देखने में बहुत आसान और आकर्षक लगती है, सब कुछ बस एक क्लिक की दूरी पर। लेकिन सवाल ये है कि जब कोई एक कंपनी हमें सब कुछ देने लगे तो क्या ये सिर्फ सुविधा है, या इस सुविधा के पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक कंपनी जो टेलीकॉम से शुरू हुई थी वो रिटेल, मीडिया, फाइनेंस और न जाने किन किन सेक्टर्स में छा गई? ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का जमाना है, ये एक मॉडर्न बिजनेस का तरीका है। लेकिन सच तो ये है कि इस पूरे खेल का असली ब्लूप्रिंट आज नहीं, बल्कि आज से करीब 150 साल पहले भाप के इंजन और टेलीग्राफ के जमाने में लिखा गया था। इसका जवाब सिलिकॉन वैली में नहीं, बल्कि 19वीं सेंचुरी के अमेरिका के तेल के कुओं में छिपा है। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट की जड़ तक पहुंचने के लिए समय में पीछे चलते हैं। हम उस दौर में जा रहे हैं जहां आज की तरह कोई स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं था, लेकिन बिजनेस पर कब्जा करने की भूख शायद आज से भी कहीं ज्यादा थी। और हम मिलने वाले हैं उस आदमी से जिसने इस खेल के नियम लिखे थे। मिलिए जॉन डी रॉकफेलर से, एक ऐसा नाम जो अमेरिकी इतिहास में बेशुमार दौलत और बेहिसाब ताकत का दूसरा नाम है। 1870 में उन्होंने स्टैंडर्ड ऑयल नाम की एक कंपनी शुरू की। उस वक्त अमेरिका में तेल का कारोबार तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन रॉकफेलर सिर्फ इस दौड़ में शामिल नहीं होना चाहते थे, वो इस पूरी दौड़ को ही कंट्रोल करना चाहते थे। और उन्होंने कर दिखाया। सिर्फ 20 साल के अंदर उनकी एक कंपनी ने अमेरिका की 90% तेल रिफाइनरियों पर कब्जा कर लिया। जरा सोचकर देखिए, पूरे देश का 90% तेल का कारोबार सिर्फ एक आदमी के हाथ में। ये इतनी बड़ी ताकत थी कि सरकारें भी उनके सामने छोटी लगने लगी थीं। तो सवाल यह है कि इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कैसे हुआ? क्या यह किस्मत का खेल था? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी और बेरहम रणनीति का नतीजा था। एक ऐसी प्लेबुक जिसके सिर्फ 2 हिस्से थे, लेकिन वो इतने असरदार थे कि आज भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां इसी की नकल कर रही हैं। चलिए इस जीनियस और खतरनाक प्लेबुक के दोनों हिस्सों को जरा करीब से समझते हैं। प्लेबुक का पहला भाग था हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। सुनने में मुश्किल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। अपने लेवल पर जितने भी खिलाड़ी हैं, या तो उन्हें खरीद लो या फिर उन्हें बर्बाद कर दो। मान लीजिए कि एक बाजार में 10 दुकानें हैं। आप अपनी चीजों के दाम इतने गिरा देते हैं कि बाकी 9 दुकानों पर कोई ग्राहक ही नहीं जाता। जब वो घाटे में डूबने लगते हैं, तब आप जाकर उनकी दुकानें कौड़ियों के दाम पर खरीद लेते हैं। आखिर में उस पूरे बाजार में सिर्फ आपकी एक ही दुकान बचती है। यही रॉकफेलर का पहला दांव था, और रॉकफेलर ने इसे बड़ी बेरहमी से अंजाम दिया। सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑयल ने अपने तेल की कीमतें इतनी गिरा दी कि बाकी कंपनियों का टिकना नामुमकिन हो गया। इसे कहते हैं प्राइस वॉर। छोटी कंपनियां उनका मुकाबला नहीं कर सकीं और दिवालिया होने लगीं। फिर रॉकफेलर के लोग उन बर्बाद कंपनियों के पास जाते और उन्हें अपनी कंपनी बेचने पर मजबूर करते। जो नहीं मानता था उसे बिजनेस से ही बाहर कर दिया जाता। एक एक करके उन्होंने तेल रिफाइन करने वाली लगभग हर कंपनी को निगल लिया और पूरे बाजार पर अपना एक छत्र राज कायम कर लिया। लेकिन रॉकफेलर का असली जीनियस तो अब सामने आने वाला था। देखिए, बाजार पर कब्जा करना एक बात है, लेकिन उस कब्जे को हमेशा के लिए बनाए रखना वो बिल्कुल अलग खेल है। और इसके लिए आया प्लेबुक का दूसरा और शायद सबसे शक्तिशाली हिस्सा, वर्टिकल इंटीग्रेशन। इसका मतलब था कि सिर्फ अपने कंपटीशन को ही खत्म मत करो, बल्कि अपने बिजनेस से जुड़े हर एक स्टेप पर, हर प्रक्रिया पर खुद का कंट्रोल बना लो, कच्चे माल से लेकर ग्राहक तक। स्टैंडर्ड ऑयल ने सिर्फ तेल को रिफाइन नहीं किया, उन्होंने जमीन के नीचे तेल के कुओं को ही खरीद लिया, मतलब कच्चे माल पर कब्जा। फिर उस तेल को रिफाइनरी तक लाने के लिए अपनी खुद की पाइपलाइनें बिछाईं और हजारों रेल टैंकर बनवाए, मतलब ट्रांसपोर्टेशन पर कब्जा।
रिफाइनरियों पर तो उनका कंट्रोल पहले से ही था, और आखिर में उन्होंने तेल को घरों तक पहुंचाने वाले डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी अपने काबू में कर लिया। यानी कच्चे तेल से लेकर घर के लैंप में जलने वाले तेल तक हर चीज स्टैंडर्ड ऑयल की थी। उन्होंने एक ऐसा किला बना लिया था जिसमें कोई दूसरा घुस ही नहीं सकता था। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये तो 150 साल पुरानी बात है, आज के ज़माने से इसका क्या लेना देना। सच कहूँ तो सब कुछ, क्योंकि रॉकफेलर की यही प्लेबुक हूबहू आज की डिजिटल दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। बस नाम बदल गए हैं, प्रोडक्ट्स बदल गए हैं, लेकिन खेल के नियम और जीतने की रणनीति आज भी वही है। क्या ये सब सुनकर आपके दिमाग में आज की कोई कंपनी आ रही है? एक ऐसी कंपनी जो पहले एक सर्विस बेहद सस्ती देकर बाजार में आई, सारे कंपटीशन को रास्ते से हटाया और फिर धीरे धीरे आपकी जिंदगी से जुड़ी हर दूसरी सर्विस में घुस गई। ये सवाल खुद से पूछिए, जवाब आपके आसपास ही मिल जाएगा। चलिए इस तुलना को सीधे सीधे देखते हैं। रॉकफेलर का संसाधन था कच्चा तेल, आज की बड़ी कंपनियों का संसाधन है डेटा, हमारी जानकारी, हमारी आदतें। तभी तो कहते हैं डेटा ही नया तेल है। रॉकफेलर ने तेल को पहुंचाने के लिए पाइपलाइन और रेलरोड पर कब्जा किया। आज की कंपनियां जानकारी को हम तक पहुंचाने वाले फाइबर ऑप्टिक केबल, मोबाइल टावर और ऐप्स पर कब्जा करती हैं। कंपटीशन को खत्म करने का तरीका तो बिल्कुल वही है, पहले फ्री या बहुत सस्ते में सर्विस दो और फिर छोटे खिलाड़ियों को खरीद लो। और जैसे स्टैंडर्ड ऑयल ने केरोसिन के बाद दूसरे केमिकल बनाने शुरू किए, वैसे ही आज की कंपनियां एक सर्विस के बाद ई-कॉमर्स, स्ट्रीमिंग और पेमेंट्स जैसी सैकड़ों नई सेवाएं शुरू कर देती हैं। इस पूरी रणनीति का, इस पूरे खेल का असली मकसद सिर्फ पैसा कमाना या बाजार पर कब्जा करना नहीं है। इसका असली लक्ष्य इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। लक्ष्य है एक ऐसा आत्मनिर्भर इकोसिस्टम, एक ऐसा बंद जाल तैयार करना जिसमें एक बार कोई ग्राहक अंदर आ जाए तो उसके लिए बाहर निकलना लगभग नामुमकिन हो जाए। जरा इस लिस्ट को देखिए। ये वो दुनिया है जो हमारे चारों तरफ बनाई गई है। आपका मोबाइल और इंटरनेट कनेक्शन उसी कंपनी का है जिसकी वजह से उसका स्ट्रीमिंग ऐप ज़्यादा अच्छा चलता है। आप उसी कंपनी के पेमेंट ऐप से उसके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। आपकी ग्रॉसरी, आपका मनोरंजन, आपका पेमेंट, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हर एक सर्विस आपको दूसरी सर्विस इस्तेमाल करने के लिए उकसाती है, जिससे ये जाल और भी मजबूत होता जाता है। इसी को कहते हैं क्लोज्ड लूप, एक बंद घेरा, एक चक्रव्यूह। जब आपकी जिंदगी की 10 अलग अलग जरूरतें एक ही कंपनी पूरी कर रही हो तो किसी एक सर्विस को छोड़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सिर्फ एक ऐप बदलने जैसा नहीं है, ये आपकी पूरी डिजिटल जिंदगी को बदलने जैसा है। ये सुविधा के भेष में एक तरह की कैड है। ये सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि ग्राहक हमेशा अंदर रहें और कोई भी नया या छोटा कॉम्पिटिटर इस किले के अंदर घुस ही ना पाए। और अब हम वापस अपनी पहली स्लाइड की उस लाइन पर आते हैं। अब शायद इसका मतलब पूरी तरह से साफ हो गया होगा। इस बंद इकोसिस्टम में हम सिर्फ एक ग्राहक नहीं रह जाते जो अपनी मर्जी से कुछ खरीद रहा है, हम उस सिस्टम का एक हिस्सा बन जाते हैं। हमारे डेटा का इस्तेमाल करके हमें और चीज़ें बेची जाती हैं, हमारी पसंद नापसंद को ट्रैक करके सिस्टम को और बेहतर बनाया जाता है, और हमारा हर एक ट्रांजैक्शन उस सिस्टम को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है। मतलब हम ग्राहक से ज़्यादा उस सिस्टम को चलाने वाला एक पुर्जा, एक टूल बन जाते हैं। अंत में एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। ये सच है कि इस सिस्टम से हमें बहुत सुविधा मिलती है, सब कुछ एक जगह पर होना आसान तो लगता है, लेकिन इस आसानी और इस सुविधा के बदले में हम असली कीमत क्या चुका रहे हैं? क्या हम अपनी पसंद की आज़ादी खो रहे हैं? क्या हम एक ऐसे बाजार को बढ़ावा दे रहे हैं जहां नई और छोटी कंपनियों के लिए कोई जगह ही नहीं बचती? क्या इनोवेशन और बेहतर प्रोडक्ट्स के रास्ते बंद हो रहे हैं? इस सुविधा की असली कीमत क्या है, ये सोचना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस तरह का गहरा विश्लेषण पसंद आया और आप दुनिया को एक नए नजरिए से देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम रोजाना ऐसे ही विचार करने वाले विश्लेषण लाते हैं जो आपको खबरों के पीछे की असली कहानी बताते हैं। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।